अगले पार्ट में हमने देखा था कि किशोर से पूछताछ की जा रही थी। अब उसके आगे अब यहाँ पर किशोर से पूछताछ करी जाती है, जो कि बताता है कि वो हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ती थी और वही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती और उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी, तो वो थोड़ी लेट हो गई और फिर उसने उसे बस स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ भास्कर, प्रसाद और इंदिरा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर भास्कर ये कहता है कि सिर्फ श्रावणी ही थी जो कि उसको समझा करती थी, उस पर यकीन करती थी, लेकिन अब वो जा चुकी है और अगर उसने इस केस को पहले सॉल्व कर दिया होता तो आज वो जिंदा होती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और अब वो फैसला करता है कि वही इस केस को सॉल्व करेगा, जिस पर इंदिरा उसका साथ देने की बात करता है। लेकिन प्रसाद कहता है कि ये भास्कर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर किलर को लगा कि वो उस तक पहुंचने वाला है तो वो उसे भी रास्ते से हटा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर भास्कर फैसला कर चुका था। वो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अब शाम को वो लक्ष्मी से मिलने जाता है, जिसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, और वो उसे लाइट अप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में उसको उल्टा सुना देती है कि वो अपने भाई के केस को तो सॉल्व नहीं कर पाया, उसे इंसाफ नहीं दिला पाया, तो वो श्रावणी का तो क्या ही करेगा। वो कहती है कि वो इस केस को छोड़ दे और वो खुद अकेले कर लेगी उसे जो करना है। खैर, अब भास्कर को ये काफी बुरा लगता है और जब वो घर आता है उसको अपना न्यू डिटेक्टिव कोट मिलता है, तो एक तरह से अब वो ट्रू डिटेक्टिव भास्कर नारायण बनता है और वो हैदराबाद जाता है, थोड़ी बहुत पूछताछ करता है। वो किशोर से ये कहता है कि श्रावणी को शायद से यहीं पर मारा गया है और फिर बॉडी को चिंचोली में छोड़ दिया गया। वो उसकी रूममेट से बात करता है, जो बताते हैं कि वो न दिन से थोड़ी गुमसुम सी और किसी से भी उसने बात नहीं करी थी, तो लोगों को लगा कि कुछ फैमिली मैटर होगा, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर किशोर ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था और भास्कर बस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी देखता है, तो उसको ये पता चलता है कि किशोर ने उसे बस स्टेशन के बाहर गेट पर छोड़ा था, लेकिन वो अंदर ही नहीं गई। फिर गई तो गई कहाँ। अब वो वापस आने लगता है और जब चोली से 15 किलोमीटर दूर रुकता है कि तभी उसे एक कार हिट करते हुए चली जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और अब उससे मिलने लक्ष्मी आती है, जो कि उससे माफी मांगती है और भास्कर इस केस को लेकर कितना डिटरमिन है ये देखकर वो इस केस को सॉल्व करने के लिए उसके साथ टीम अप करने का फैसला कर लेती है। अब ये लोग पुलिस स्टेशन से सारी केस फाइल्स और सभी बॉडीज के ऊपर मिलने वाले कपड़े और मास्क इकट्ठा करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। खैर, अब वो सबसे पहले मास्क के बारे में पता करते हैं कि ये मास्क लकड़ी से बना हुआ है, जो कि 60 से 70 साल पहले बना करते थे। साथ ही साथ बॉडी सफेद साड़ी में मिलती थी, तो ये कपड़ा भी सालों पहले ही मिला करता था और अब इस कपड़े को कोई नहीं बनाता। और बॉडीज के पास से ऑटो रिक्शा के टायर्स के निशान मिलते थे, जो कि उन्हें यहाँ पर फेंकने आया करती होगी। भास्कर ये भी नोटिस करता है कि पहले 5 खून कर्नाटका रीजन में हुए और फिर बाकी के तेलंगाना में हुए और अब 13 साल बाद फिर से यहाँ पर होने लगे हैं और ये एक पैटर्न बना रहे हैं। अब ये लोग कर्नाटका रीजन से भी स्टार्टिंग में मिलने वाली 5 बॉडीज की बिलों को चेक करते हैं। भास्कर उन बॉडीज की साड़ी को चेक करता है, तो उसको पता चलता है कि ये 5 साड़ी सेम टू सेम है, लेकिन श्रावणी की साड़ी बिल्कुल अलग है और उस पर कोई स्टैंप मार्क को नोटिस करता है, जिसको वो नोट कर लेता है और डिकोड करने पर वो एक हॉस्पिटल एड्रेस था और योगेश करके कोई नाम भी लिखा हुआ था। तो अब ये लोग समझ जाते हैं कि श्रावणी का हॉस्पिटल से कोई लेना देना है, तो वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर योगेश से मिलते हैं, जिससे उसको एक सच पता चलता है। वही शंकर भी रियल कातिल तक पहुंच चुके थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि किशोर है। और शंकर उस तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उस दिन उसने ये कहा था कि वो श्रावणी के साथ मंदिर गया था, लेकिन वो दोनों कभी मंदिर गए ही नहीं, जिससे शंकर आधा केस समझ गए। खैर, अब किशोर और डॉक्टर को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करी जाती है, तो वो रिवील करते हैं कि असल में श्रावणी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसको किशोर डॉक्टर योगेश के पास लेकर गया था अबॉर्शन के लिए, लेकिन वो खत्म हो गई। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए श्रावणी को
सीरियल किलर का विक्टिम दिखा दिया और डॉक्टर ने उसकी एक्स्ट्रा फिंगर्स काट दी थी, स्किन निकाली ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। और यही इस केस के अंदर न्यू चीज थी। और फिर उसको एफजी केस विक्टिम शो कर दिया गया और उसका सर काटकर लेक में फेंक दिया। और फिर किशोर ने नकली कहानी बनाई और भास्कर को मारने की भी कोशिश करी ताकि सच कभी बाहर ना आ पाए। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल के बेड का स्टैंप श्रावणी के हाथ पर और फिर साड़ी पर लग गया था, जिससे भास्कर योगेश तक पहुंच गया। यानी कि आप देख रहे हो कि वो कितना तेज है, लेकिन जो असल किलर है वो यहाँ पर बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ता। अब ये लोग तो पकड़े गए थे और ये सच जानकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है कि यहाँ पर किशोर ने ऐसा कर दिया और भास्कर गुस्से से भर जाता है। खैर, अब इंदिरा शंकर से पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि वो हर चीज सेम करता है, उसकी बॉडीज हमेशा ईस्ट फेसिंग रहती है, उन पर लकड़ी का ही एफजी होगा। लेकिन श्रावणी के ऊपर प्लास्टिक का मास्क था और सबसे बड़ी बात कि वो हमेशा ऐसी लड़कियों को मारता है जिनके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं है। और ये सारी गलतियां इन दोनों ने कर दी थी। और यहाँ पर एक और चीज हम ऑडियंस भी नोट करें तो किलर एक पैटर्न बना रहा है, लेकिन श्रावणी की बॉडी उसके पैटर्न की लाइन में थी, लेकिन परफेक्टली प्लेस्ड नहीं हो रही थी। खैर, अब भास्कर इन सब बातों के बारे में सोचने लगता है कि श्रावणी से पहले मिली बॉडी की भी एक्स्ट्रा 2 फिंगर्स थी। और उसको याद आता है कि जॉन जिस लड़की के साथ होटल गया था उसकी वीडियो के अंदर 12 फिंगर्स थी। तो वो वीडियो को फिर से देखता है तो उस लेडी की असल में 12 उंगलियां थी, मतलब वही एफजी केस की रिसेंट विक्टिम है। और अब भास्कर उसके गले में उसी लिंगम के लॉकेट को नोटिस करता है जैसा उसने सालों पहले अली के घर में देखा था। और अब जाकर भास्कर का फैट एफजी केस के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसका भाई जिस इल्जाम के चलते मारा गया उसने खुद को खत्म किया और उसके ऊपर जो दाग लग गया था वो सब तो इस किलर ने किया था। और अब भास्कर को कैसे भी करके ये केस सॉल्व करके उसको पकड़ना होगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई मारा गया और एक ऐसी बहन जिसको वो अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानता था। अब तभी हम उस किलर को देख पाते हैं जिसका चेहरा हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा बड़े बड़े बालों वाला एकदम काला बिल्कुल डेमन या फिर असुर जैसा आदमी है, जो कि अब अपनी नेक्स्ट विक्टिम के साथ वही सब करता है जो कि उसने स्टार्टिंग वाली लड़की के साथ किया था। और अब वो उसका सर निकाल कर किसी शैतानी पूजा या फिर काला जादू करने वाली वर्ष प्लेस पर रखता है और बॉडी को एक संदूक में डाल देता है। अब यहाँ भास्कर अपनी टीम के साथ जॉन के घर पर जाता है और उससे सवाल जवाब करता है तो वो बताता है कि वो होटल गया था जिसे बुरखे में एक लड़की मिली थी, जिसने उसको अपनी बुलाई हुई लड़की समझा और वह उसे अपने रूम में लेकर गया। लेकिन तुरंत ही एक और बुरखे वाली लड़की वहां पर आकर उस लड़की को ले गई। अब वो लोग वॉचमैन से भी पूछताछ करते हैं तो वो भी ये स्टोरी कंफर्म करता है, लेकिन एक चीज रिवील करता है कि वो लड़की असल में ट्रांसजेंडर थी और उसको साथ ले जाने वाली लड़की ग्रे हंडा सिटी से आई थी। तो भास्कर उस कार को ढूंढने की बात करता है, लेकिन उस एरिया में सीसीटीवी नहीं था तो कार ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तभी भास्कर सोच में पड़ जाता है, जिसे वो सब अभी तक लड़की समझ रहे थे वो तो ट्रांसजेंडर है, लेकिन माजरा आखिर है क्या। तो अब उसे एक न्यूज मिलती है और आधी कहानी साफ होती है तो उस गोरखा की गर्लफ्रेंड भी असल में ट्रांसजेंडर थी। आपको शुरुआत में वो केस दिखाया गया था और नेपाल से वो बंगाल शिफ्ट हो गई थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई और एक दिन वो यहाँ पर आई तब से गायब है। तो वो भी उस सीरियल किलर की शिकार बन गई होगी और वो किलर असल में प्रोस्टिट्यूट्स या फिर ट्रांसजेंडर्स का ही शिकार करता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। घर वाले पहले ही अलग कर देते हैं और वो उन्हें मारता नहीं है बल्कि उनकी बलि देता है। इसलिए उनकी एक्स्ट्रा फिंगर्स को काट देता है, क्योंकि बलि हमेशा परफेक्ट ही जाती है आगे। वो बताता है कि ये असल्ट और मर्डर वाली चीजें मिसलीड करने के लिए थी, ताकि पुलिस हमेशा मिसिंग गर्ल्स वाली लीड फॉलो करेगी और ट्रांस वाला बॉक्स कभी टिक ही नहीं होगा। इसलिए किलर सेफ जोन में ही रहता है। और 13 साल पहले कर्नाटका में जो
डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम करता था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसने तो ट्रांस वाला सच छुपाया, लेकिन साथ ही साथ अभी डॉक्टर नटराज स्पेशली उनका पोस्टमार्टम जो करता है इवन असिस्टेंट तक को आने नहीं देता और तुरंत ही बॉडी जला देता है, जिससे आगे सबूत भी नहीं हाथ लगते। अब वो और पुलिस टीम नटराज के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई भागता हुआ दिखता है जो कि उनके हाथ नहीं आता और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि डॉक्टर घर पर मर गया है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो भास्कर समझ जाता है कि उसने खुद को खत्म किया है, क्योंकि वो डर गया होगा और ऐसा करने से पहले उसने सबूत भी मिटाए थे। अब डॉक्टर की वर्शिपिंग प्लेस पर उन्हें ब्लैक मैजिक रिचुअल और असुर बंदना का सेटअप मिलता है, जहां पर वो एफजी मास्क भी रखा हुआ था। डॉक्टर नटराज पूछता था, जिसे डॉक्टर नटराज पूजा करता, और इसे देखकर लक्ष्मी ये कहती है कि उसने रिसर्च करी थी और ये एफजी असल में भस्मासुर का सर है। और अब वो भस्मासुर की कहानी सुनाने लगती है कि देवों को जब ये श्राप मिला कि वो अपनी शक्तियों को खोकर धीरे धीरे नॉर्मल मृत्यु तक पहुंच जाएंगे, तो वो भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए अमृत निकालने के लिए कहा, लेकिन ये अकेले नहीं किया जा सकता था, तो देवों ने असुरों की मदद मांग ली। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि असुरों को अमृत नहीं दिया जा सकता था, तो उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन देवों के भेष में राहु केतु और भस्मासुर अमृत पी चुके थे और भस्मासुर का सर काट दिया गया, लेकिन उसने अमृत पी लिया था तो उसका सर और भयानक होकर आतंक मचाने लगा। अब बाद में शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या से उसकी बॉडी को भी हील करवा दिया, लेकिन अब उसने खुद तपस्या करी और भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और अब वो उनके ही पीछे पड़ गया। लेकिन बीच में ही भगवान विष्णु आए और उन्होंने मोहिनी रूप में उसे ट्रिक करके उसका हाथ उसके सर पर ही रखवा दिया, तो उसकी बॉडी तो भस्म हो गई थी, लेकिन सर जीवित बना रहा, जो कि हमेशा आतंक मचाता रहा। और आजकल बुरी नजर या फिर बैड ओमन से बचने के लिए घर के बाहर जो मुखौटा होता है वो भस्मासुर का ही सर है। खैर, अब कहानी कंप्लीट होती है और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि उन लोगों के ऊपर कोई छुपकर नजर रख रहा है, और आहट पाकर भास्कर बाहर जाता है तो उसे नटराज का सामान जलता हुआ मिलता है, और यही वो सबूत थे जो कि उसने मिटाए थे। जिन्हें वो लोग चेक करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बची हुई थी। एक फोटो एल्बम भी थी, जिसको वो चेक करते हैं तो उन्हें एक लड़की की आधी फोटो मिलती है, जिसके अंदर कॉलेज का नाम साफ था। और वो लोग कॉलेज पता करने जाते हैं तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि रुद्रवेणी वो लड़की है जिसे आईटी में गोल्ड मेडल मिला है, और यहाँ उन्हें उसका एड्रेस नहीं मिलता क्योंकि वह शुरू से अनाथ थी और उसने MBBS भी किया है, इसलिए वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है। और अब तो साफ है कि वो फॉरेंसिक से उन ट्रांसजेंडर्स को लड़की दिखा देती थी, और नटराज पोस्टमार्टम से असल्ट और मर्डर का एंगल डाल दिया करता था, ताकि असल खूनी कभी पकड़ा ना जाए। यानी कि ये जो मौतें हुई थी वो लड़कियां नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर्स थे, और इन सब के पीछे भी पक्का कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन है। खैर, अब उनके हाथ एक लीड लग चुकी है और वो रुद्रवेणी को डायरेक्ट अरेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से भी जुड़ी हुई है और उसके कनेक्शंस काफी अच्छे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। अब भास्कर और प्रसाद उसके रिसेंट एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें उनका एक पुराना फैन मिलता है जो कि हैकर तो है और वो उनकी हेल्प भी करता है। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि रुद्रवेणी के पास भी ग्रे हंडा सिटी कार है, यानी कि उस ट्रांसजेंडर लेडी को लेने बुरखे में यही आई थी। अब वो लोग उसके घर जाते हैं और रुद्रवेणी को भी ये सिक्योरिटी सिस्टम से पता चल जाता है कि वो लोग उसके घर आ चुके हैं, और वो लोग उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं तो उसमें असुर थीम्ड एक ऐप भी होती है, जिसके अंदर उन सभी विक्टिम्स के बायोडेटा भी थे। और ये सारे के सारे ट्रांसजेंडर एक पर्टिकुलर नक्षत्रों पर पैदा हुए थे। अब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर उनका ही सैक्रिफाइस क्यों दिया जा रहा है, और भस्मासुर और उन ऑफिस के बीच में आखिर संबंध क्या है। खैर, अब तक रुद्रवेणी यहाँ पर आ जाती है तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं और वह किसी से बात करती है
जो कि अपनी डरावनी आवाज में ये कहता है कि देवता ये यज्ञ होने से रोक रहे हैं, लेकिन ये दानव यज्ञ कोई नहीं रोक पाएगा और रुद्रवेणी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। थोड़ी देर के बाद में भास्कर पुलिस को बुला लेता है और उनके आने से पहले ही रुद्रवेणी भी खुद को खत्म कर लेती है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके ये पता चलता है कि यहाँ पर रुद्रवेणी अपने भाई दानव लिंगम के साथ रहा करती थी और उसने ये घर 15 साल पहले लिया था, जो कि मुंबई में रहता है, यानी कि दानव लिंगम मुंबई में रहता है। अब भास्कर उसकी पिक्चर देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि उनके इलाके का ही एक मैकेनिक भाषा है। खैर, अब भास्कर वर्शिप प्लेस को देखता है तो उसे वहां पर भस्मासुर की वर्शिपिंग प्लेस मिलती है, जहां पर एक लड़की की पिक्चर लगी हुई थी जिसके नीचे मोहिनी वध लिखा था और उल्टे स्वस्तिक के साथ 18 18 18 और 18 लिखा था, जिसको भास्कर डिकोड कर लेता है कि ये 9 तारीख को रिप्रेजेंट कर रहा है और आज ही उस लड़की की बलि दी जाएगी और ये शंकर की अडॉप्टेड ट्रांसजेंडर बेटी मोहिनी है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है कि जब जब कोई केस सॉल्व ना हो तो समझ जाओ कि इंटरनल डिपार्टमेंट उसमें पक्का मिला हुआ है, क्योंकि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कोई बच नहीं सकता अगर वो पूरी तरह से कोशिश करे। तो खैर, ये लोग अब बादशाह को लेने जाते हैं और यहाँ पर भास्कर को लक्ष्मी मिल जाती है, जो कि उस गोरखा से कुछ पूछने आई थी, यानी कि उस नेपाली सोल्जर से। लेकिन होता यह है कि वो तो उल्टा उसे ही किडनैप कर लेता है। अब भास्कर और पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां तक आते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी को अपने भाई को सौंप चुका है और उन पर हमला करके भास्कर को बताता है कि जब वो एक लड़की को बलि के लिए अपने भाई के पास ले जा रहा था तो कई साल पहले अली ने उसे देख लिया था, जिसने उस लड़की के गले में लिंगम नोटिस किया और फिर वो उसके घर तक आया जहां से उसे बाकी लिंगम मिले, लेकिन वो उन्हें पुलिस में देता उससे पहले ही उसने उसे और उसकी बेटी को मार दिया, जिसके अंदर रवि फंस गया था और अब वो खुद को भी खत्म कर लेता है। अब भास्कर उसके ऊपर एक बर्थ मार्क को नोटिस करता है, जिससे उसे एक घर याद आता है जहां पर उसने उसे दानव नाट्य मंकी की पिक्चर में देखा था, उसके बाकी भाई बहनों के साथ, जिसमें नटराज 13 साल पहले मरने वाला डॉक्टर भाई रुद्रवेणी और भाई शामिल है। खैर, अब भास्कर उस घर पर जाता है जहां पर उसे वर्शिप प्लेस भी मिलती है और वहां पर उसे मिलती है शुक्राचार्य की लिखी हुई किताब, जिससे कि असली कहानी हमारे सामने आती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर को खत्म कर दिया था, वो भी चालाकी से, या फिर ये कहे कि अपनी लीला से, जिसे असुर फिर से जिंदा करके अपना बदला लेना चाहते थे। तो शुक्राचार्य ने उन्हें विधि बताई और 18 वेदी अरेंज करी और यही वेदियां वो पैटर्स बना रही थी और वहां पर भस्मासुर को पुनर्जीवित करके धरती पर लाने के लिए सब किया गया। अब भस्मासुर को वापस लाने के लिए 18 साल का ब्रह्मचार्य का पालन भी करना था, जो वो असुर फॉलो करते थे। और लॉर्ड 23:55 विष्णु चार्ट में एज मेल जन्म लेकर ट्रांस बनने वालों की ही बलि देनी होगी और उनके पेट में लिंगम डालकर उनके सर को अलग करना होगा और फिर सर को घर में चलाकर उसकी राख रखनी होगी और उधर उस बॉडी के पेट पर मास्क रखकर उसे ईस्ट फेसिंग रखना होगा, जिससे उस पर सूरज की रोशनी आए और लिंगम आत्मा लिंगम में बदल जाए। और फिर आखिरी 18वें सैक्रिफाइस को जिंदा जलाना पड़ेगा और फिर उसकी और बाकी सारों की राख को मिलाकर उसे एक 9 महीने के बच्चे जितनी डॉल बनाकर उसे आत्मा लिंगम के सर्कल में रखना होगा, जिससे कि भस्मासुर फाइनली इनकारनेट होकर फिर से असुरों को वापस लाएगा। और लिंगम चाहिए तो नटराज उन्हें ही पोस्टमार्टम के नाम पर पेट से निकाल लिया करता था। अब ये चीज अभी शुरू नहीं हुई थी, जनरेशन से चल रही है और देव हमेशा इसको रोक लेते थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इंसानी रूप के अंदर ही है। अब देखो, होता ये था कि रुद्रवेणी, नटराज भाष और ये सब असुर भाई बहन हैं, जो कि हमेशा री इनकारनेट होते थे और इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश किया करते और अगर ये फेल हो जाते तो हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करके अगले लाइफ में फिर से ये सब शुरू कर दिया करते, यानी कि इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब असुर थे जो कि अपने सबसे बड़े हेड
यानी भस्मासुर को यहाँ पर री इनकारनेट करना चाहते थे ताकि फिर से असुरों का राज धरती पर हो जाए। अब भास्कर को यहाँ पर जो नट या मंडली की फोटो मिली थी, वहां से उसको एक एड्रेस भी मिलता है जहां पर ये सब होता है। और ये फाइनल बलि देने वाला सबसे बड़ा असुर भाई इनका कोई और नहीं बल्कि शंकर है। जी हाँ, पुलिस में होकर खुद ऐसा कर रहा था हेड बनकर, जो कि अपने आखिरी रिचुअल और आखिरी सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो रहा था। तभी तो सब लोग कह रहे थे कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है, क्योंकि वो इस केस से बिल्कुल तंग आ चुके थे। लेकिन असल में यहाँ पर वो खुद था जो कि ये सब कर रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, बिना पुलिस की हेल्प के या फिर इन सब चीजों के कोई भी कातिल बच नहीं सकता। खैर, अब भास्कर जो कि देवों का ही री इनकारनेट है, वो इस एड्रेस पर जाने लगता है और वहीं पर शंकर खुद भस्मासुर के रूप में तैयार होकर रिचुअल शुरू करता है। और उन वेदियों से जो पैटर्न फॉर्म हो रहे थे, वो असल में एक शिवलिंगम है, यानी कि जिस शिव जी से भस्मासुर ने वरदान मांगा था, ये लोग उनकी ही पूजा करके वही रिचुअल करके भस्मासुर को फिर से जिंदा करना चाहते थे। खैर, अब तक भास्कर यहाँ पहुंच जाता है जहां पर उसे भयानक भारी भरकम रिचुअल करता हुआ शंकर मिलता है, जिसे वो रोकता है और लक्ष्मी के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी को उसने आखिर क्यों किडनैप करवाया अपने भाई से, यानी कि उस गोरखा से। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसने उसको अपनी लस्ट मिटाने के लिए कैद किया है, क्योंकि उसने 18 साल वाला नियम फॉलो किया था। और अब वो भास्कर को पीट कर मोहिनी की बलि देने जाता है, यानी कि खुद की ही बेटी की, या फिर ये कहे कि मुंह बोली बेटी। और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बकरी को नहीं पालता, बिल्कुल वैसा हो रहा था। खैर, यहाँ पर भास्कर उससे फिजिकली लड़ नहीं सकता था और रोक नहीं सकता था, तो वो उन अस्थियों वाले कलश को ही पानी में डाल देता है, जिससे ये रिचुअल कंप्लीट होता। और अब जब यहाँ पर अस्थियां ही खत्म हो चुकी हैं, तो रिचुअल खत्म हो चुका है। और ये देखकर शंकर बहुत परेशान होता है, अपने असुर भाई बहनों से भस्मासुर से माफी मांगता है और खुद आग में चला जाता है, ताकि वो अगले जन्म में अपना असुर यज्ञ पूरा करेगा। अब देखो, यहाँ पर ये सारी चीजें मेटाफोरिकल है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ पर ये शंकर है और ये सारे लोग थे, ये बिल्कुल मेंटली बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। इनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके चलते ये लोग ऐसा कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर इतने सालों पुराना केस सॉल्व हो चुका था, यानी कि एफजी केस डिसोल्व हो गया और अपने भाई को भी उसने इंसाफ दिलाया, जिससे कि सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन यहाँ पर भास्कर को कॉल आता है, जिसमें एक भयानक आवाज ये कहती है कि असुर यज्ञ शुरू हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उस परिवार की फोटो के अंदर एक छोटा बच्चा भी था, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, यानी कि वो यहाँ पर अब इस यज्ञ को करेगा। और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भूत दम भास्कर नारायण फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। यहाँ पर ये जो असुर सीरीज आई थी ना, उससे ये काफी मिलती जुलती है। एटलीस्ट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफी सिमिलर है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मुझे तो मूवी काफी जबरदस्त लगी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के